हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आरआरबी में अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। इवन जो डे वाइज शिफ्ट होती हैं उसमें भी क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी वजह से आरपी एकेडमी आप सभी के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया है, जहां पर हम आपको डे वाइज शिफ्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज हमारा इसका लेक्चर 1 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर डे 1 शिफ्ट 1 देख लेते हैं। 28 ऑफ दिसंबर 2020 में जो हमारी शिफ्ट रही थी। तो पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फाउंडर कौन थे हमारे प्रार्थना समाज के। तो प्रार्थना समाज जो है ये यहाँ पर भरोसा रखता है कि भाई एक ही तरह के हमारे भगवान हैं और ये यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान का कोई स्पेसिफिक शेप या साइज नहीं है। आइडल वर्शिप के ये अगेंस्ट हैं और यहाँ पर ये जातिवाद के अगेंस्ट जा रहे हैं। विमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। कहते हैं कि महिलाओं का जो यहाँ पर स्पेशली जो विडो रीमैरिज है, विधवा लोगों की दोबारा शादी कराओ। चाइल्ड मैरिजेस को अपोज करते हैं और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इसके अलावा अगर याद रखने हैं आपको 3 नाम, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और कांडुकुरी वीरसलिंगम, ये 3 लोग ऐसे हैं जो इसके प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये कब आया था, तो ये आया था आपका 31 ऑफ मार्च 1867 में। कहां पर ये हुआ था? आपका बॉम्बे में। अगर बात करें यहाँ पर तो ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? ये इसकी इंस्पिरेशन मिली थी ब्रह्मो समाज से। ब्रह्मो समाज किसने फाउंड आउट किया था? तो ये किया था हमारा राजा राम मोहन रॉय ने, जिन्हें इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज। और ब्रह्मो समाज की तरह ही हमारे पास में क्या स्टार्ट हुआ? यहाँ पर प्रार्थना समाज स्टार्ट हुआ था। बात करें अगर हम ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज कब आया था? ये आपका आया था 1828। और रॉय कौन होते हैं? बंगालीज होते हैं। तो ये आपका कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? कैलकटा में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं पट्टा चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग का पूछ रहे हैं? पट्टा चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपसे? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो पट्टा चित्र पेंटिंग कहाँ से है? पट्टा चित्र, पट्टा का मतलब क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, तो आप कपड़े पर पेंटिंग कर रहे हो। ये आपका ओडिशा में मिलती है। ऑल्सो कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी ये आपको मिल जाती है। इसमें आप रिलीजियस डेकोरेशन करते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ ओडिशा में क्या है? लॉर्ड जगन्नाथ है पुरी में। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड जगन्नाथ की क्या बना रहे हो? पेंटिंग्स बना रहे हो। किस पर बनाओगे? क्लोथ के ऊपर बना रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण जी की, राम जी की और जो भी हमारे विष्णु भगवान से रिलेटेड जितने भी उनके यहाँ पर अवतार हैं, उनकी पेंटिंग बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है? लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से रिलेट कर लेना इसको। ओडिशा में आपकी पट्टा चित्र बनाई जाती है। पट्टा चित्र किस पर बन रही है? क्लोथ के ऊपर बन रही होती है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पर बनती है? इसके अलावा ये आपकी वेस्ट बंगाल में भी बनती है। तो यहाँ पर आपको इसके 3 तरीके की बनती है ये। एक बनती है कॉटन के कैनवस पर, तो आपका क्लॉथ बेस्ड पट्टा चित्र होता है। एक होता है ताला पट्टा चित्र, जो कि आपकी पाम लीव्स पर बनती है, पत्तियों पर बनती है। और तीसरा यहाँ पर आपकी लकड़ी के ऊपर बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर आपने क्या याद करनी है? यहाँ पर पेंटिंग्स याद करनी है। अच्छा, अगर पट्टा चित्र के बारे में पढ़ा है तो मधुबनी के बारे में भी सुना होगा। मधुबनी काफी फेमस है और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। तो मधुबनी की अगर हम बात करें तो कहाँ मिलती है ये आपको? ये आपको मिल जाती है बिहार में। ठीक है, इसमें कौन से भगवान जी की पेंटिंग होती है? शिव जी की, दुर्गा जी की, कृष्णा जी की और नेचुरल गॉड्स की। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस किस पर बन सकती है? वॉल पर, पेपर पर बन जाती है। और यहाँ पर आपको किसके ऊपर और बन सकती है? ये क्लॉथ के ऊपर बन जाती है। तो दीवारों पर भी बना सकते हो और किस पर बना सकते हो? अपना
कपड़े पर के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मधुबनी पेंटिंग होती है। तो आपको याद हो गया अब मधुबनी, मधुबनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर हनी का फॉरेस्ट, मधु मतलब हनी, ठीक है। तो हनी का फॉरेस्ट, और इसको हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मिथिला रीजन किससे रिलेटेड है? सीता माँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मिथिला रीजन ऑफ बिहार और नेपाल में आपको ये मिल जाती है। क्या इसके ऊपर जीआई टैग लगा हुआ है? यस, इसके ऊपर जीआई टैग भी है, जो इसे मिला था 2007 में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये कौन से साल में आपका आया था? तो ये आपका कौन से साल में आया था? 1986 में, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बेसिकली अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट क्या थी इसकी, 23 ऑफ मे 1986 थी, जब से ये हमारा इनेक्ट होना शुरू हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर हम बात करें क्यों आया था ये, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में आया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में वाटर एक्ट है। तो वाटर एक्ट आपका कब आया था? वाटर एक्ट आपका स्टैब्लिश हुआ था 1974 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से हमारे पास में इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में हमारे पास में आई थिंक एयर एक्ट और आया था, राइट। तो चलो अभी यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हमने, जो कि आया था आपका 1986 में। इसके बाद में हमने देखा वाटर एक्ट, जो कि आपका आया था 1974 में। इससे पहले हमारे पास आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था? ये आपका आया था 1972 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बर्ड्स, प्लांट्स और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व करना था। इसके बाद में आया था फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट कब आया था आपका? ये आया था आपका 1980 में, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट में क्या था? यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करना बंद करना पड़ेगा। इसके बाद में एयर एक्ट आया था आपका 1981 में। एयर एक्ट कब आया था आपका? 1981 में, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1986 में, राइट। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी बहुत बार न्यूज में आता रहता है, ये कब आया था? 2010 में आपका देखने के लिए मिला था, ओके। तो ये कुछ एक्ट हैं जो आपको याद कर लेने हैं इनके ईयर्स के साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आप देखोगे कि आपके पास में यहाँ पर सिम्बायोसिस देखने के लिए मिलता है। मतलब जो हमारे पास दो स्पीसीज हैं दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे पास में किस तरह की रिलेशनशिप होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी यहाँ पर म्यूचुअलिस्टिक या फिर कमेंसल रिलेशनशिप है जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पर अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअली हम कोई काम कर रहे हैं मतलब दोनों का मिलकर काम हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही दो स्पीसीज हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फिर आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होगा हमारे पास में? यहाँ पर एक को फायदा होगा और एक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सी होती है? पैरासाइटिज्म। कहते हैं ना पैरासाइट की तरह बनकर हमारे जीवन में जी रहे हो, मतलब उन एक को फायदा हो रहा है और दूसरा जो है उसे यहाँ पर हार्म हो रहा है, ठीक। और फिर आता है हमारे पास में एमिनलिज्म। यहाँ पर क्या होगा? एमिनलिज्म में हमारे पास में एक स्पीसीज जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है।
तो एक क्या हो रहा है, एक यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी डिफेक्टेड डिस्ट्रॉय हो रही है और एक आपकी अनअफेक्टेड रहेगी। फिर आता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, दोनों ही यहाँ पर को एग्जिस्ट कर रही हैं बिना किसी को इफेक्ट हुए। फिर आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को ही हार्म हो रहा होता है। दोनों को क्यों हार्म हो रहा है, क्योंकि दोनों ही एक कंपटीशन में आ गए हैं। चाहते तो साथ में पढ़ाई कर सकते थे, कंपटीशन में आपस में लड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझाया तो नुकसान हो गया। तो कंपटीशन हमारे पास हो गया। इसके अलावा न्यूट्रलिज्म हमारे पास हो गया, एमेसिलिज्म, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कमेंसिलिज्म। आई नो थोड़ा सा हैंड राइटिंग गंदा आ रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर थोड़ा सा बोर्ड के ना हैंड राइटिंग गंदा आता है, मैं थोड़ा सा हैंड यहाँ पर समझ जाना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मास जो है, ठीक है, मास यहाँ पर है आपका 60 केजी, कहाँ पर है, 60 केजी मास आपका सरफेस ऑफ अर्थ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मास ऑन सरफेस ऑफ मून क्या होगा। तो मास ऑन सरफेस ऑफ मून क्या रहेगा आपका, आपको पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताओ, मास जो है यहाँ पर हमारे पास में देखो, वेट जो होता है, वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मास की, तो मास में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मास हमें यहाँ पर सेम ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास में मास सेम रहेगा, बट अगर ये यहाँ पर आपसे पूछते वेट, तो आपको पता होना चाहिए था कि मून की ग्रेविटी कितनी है, और मून की ग्रेविटी कितनी होती है, ये आपकी रहती है 1.63, ठीक है। तो कितनी रहेगी 1.63, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी दो ऐसी कंट्रीज है साउथ अमेरिका की जो कि यहाँ पर लैंड लॉक्ड हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में और इनकी जो कैपिटल है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो लैंड लॉक्ड मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी ओशन नहीं आ रहा होगा, जमीन के वाली ही सारी कंट्रीज रहेंगी। तो पैराग्वे और बोलीविया, दो ऐसी हमारे पास में कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर कैसी हैं, जो कि हमारी लैंड लॉक्ड हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और उनकी कैपिटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके पास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपके पास कैपिटल क्या है, ब्यूनस एयर्स, ठीक है। फिर आती है बोलीविया। बोलीविया में हमारे पास है स्यूकर, और एक हमारे पास इसकी दो कैपिटल हैं, तो एक है लापाज। फिर आती है ब्राजील। ब्राजील की आपको पता होनी चाहिए, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ठीक है। फिर आती है चिली, इसकी हमारे पास है सेंटियागो। देन हमारे पास आती है कोलंबिया। कोलंबिया के लिए कौन सी है, बोगोटा, ठीक है। फिर हमारे पास है इक्वेडोर। इक्वेडोर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इक्वेडोर न्यूज में भी रहती है। तो क्विटो इसकी क्या है, यहाँ पर कैपिटल है। फिर आती है गुयाना। गुयाना का क्या है, जॉर्ज टाउन, ठीक है। फिर आपके पास आती है पैराग्वे, जो हमारा आंसर भी था। तो पैराग्वे में आपके पास क्या आ जाएगी, पैराग्वे में आपके पास आ जाएगी एस्क्यूनियन। फिर पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा, ठीक है। फिर आती है सुरीनेम। सुरीनेम क्या है, मोंटे वीडियो। देन आपके पास वेनेजुला। वेनेजुला का कैपिटल क्या है, काराकास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको इनकी कैपिटल देखने के लिए मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि सबसे यहाँ पर कौन सा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि गुजरात जो है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होती है कि आपकी यहाँ पर कौन सी ऐसी सीमा है, कौन से स्टेट की, जो सबसे ज्यादा समुद्र को टच कर रही है, ओशियंस को यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। तो गुजरात से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं,
आप लोगों को पता ही होगा, तो कुछ आपको पता है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। अगर बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहां पर आपको मिलता है, गुजरात आपको वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है इंडिया के। यहाँ पर बॉर्डर किस किस के साथ बना रहा है गुजरात? राजस्थान के साथ बनाता है, महाराष्ट्र के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है, और यहाँ पर वेस्ट में अरेबियन सी के साथ में। गुजरात की कैपिटल सिटी कौन सी है? गांधीनगर यहाँ पर अब गुजरात की कैपिटल बन चुकी है। लैंग्वेज आपको पता ही है, गुजराती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डायमंड का बिजनेस बहुत बड़ा होता है वहां पर। टेक्सटाइल के लिए सूरत आपको पता है फेमस है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब का भी आपको बिजनेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स का लोकेशन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो कुंडला पोर्ट आपने सुना है, कुंडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, दो ऐसे पोर्ट हैं जो आपको गुजरात में मिल जाते हैं, कुंडला और मुंद्रा। डांस की अगर हम बात करें, तो गरबा और यहाँ पर डांडिया डांस होता है। फेस्टिवल्स में नवरात्रि बहुत उससे मनाई जाती है। और महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस जो है वो भी यहाँ पर है। और साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इसके अलावा रिवर भी आपको पता चल गई, साबरमती रिवर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो रन ऑफ कच्छ जो है लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। और यहाँ पर रण उत्सव भी होता है। रण उत्सव ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है, कहां पर हो रहा है? कच्छ में हो रहा है, रन ऑफ कच्छ में हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गिर नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं? एशियाटिक लॉयंस आपको मिल जाते हैं। गिर नेशनल पार्क, तो यहाँ पर क्या मिलता है? एशियाटिक लॉयंस आपको मिल जाते हैं। द्वारका है सोमनाथ टेम्पल, राइट। तो यहाँ पर गुजरात के बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन समझ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से यहाँ पर साउंड जो है वो किसके थ्रू, कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है? तो साउंड आप सबको पता होगा कि बिना एयर के मूव नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम में साउंड जो है वो कभी भी मूव नहीं करता है, ठीक है। अगर हम बात करें एयर में जो है हमारे साउंड की स्पीड काफी अच्छी होती है, वाटर, और सबसे हाई किस में होती है? सॉलिड्स में, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी भी सॉलिड, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील की आवाज सुन रहे हो, तो आपको बहुत तेज आवाज यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाती है। साउंड्स को हम यहाँ पर कैसे देखते हैं? फ्रीक्वेंसी में, कि कितनी साउंड वेव साइकिल्स हमारी पर सेकेंड आ रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी किस में होती है? हर्ट्ज में, HERTZ, और इसको हम HZ लिख देते हैं, H और Z, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलिए, इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट के बारे में पता है? डॉपलर इफेक्ट क्या है? यहाँ पर जब साउंड किसी एक सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ मिल रहा होता है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप तक जब तक आवाज पहुंचेगी, तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी और पिच में जो हमारी पिच होती है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे कि वो काफी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और वही हमारा यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर साउंड में अगर पूछा जाए कि साउंड जो है उसकी स्पीड क्या रहती है इन एयर, तो क्या स्पीड है साउंड की एयर में? साउंड की स्पीड यहाँ पर रहती है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 343 मीटर पर सेकेंड आपकी साउंड की स्पीड एयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो यहाँ पर URL जो है उसका फुल फॉर्म पूछा है, क्या फुल फॉर्म होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? फुल फॉर्म ऑफ URL। फुल फॉर्म ऑफ URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जब हमें जाना है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर पहुंच पाते हैं। तो जैसे आपको किसी के घर जाना है तो आपको एड्रेस दिया जाता है, ऐसे ही URL जो है वो आपको एक फुल वेब एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाए किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स की इंटरनेट के ऊपर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है? URL होता है।
चलिए इसके साथ में अब हम आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में। तो पहला आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किसके बारे में पूछा गया है, वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहां पर है, ये है आपका शिमला में। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आई केयर कहां पर है। आई केयर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है आपका न्यू दिल्ली में। फिर आपके पास आता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आईआरई भी बोलते हैं, ये आपका है न्यू दिल्ली में। इसको हम पूसा भी बोलते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट। पटेल नगर में जो लोग रहे होंगे कभी उन्हें पता होगा। फिर इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट कौन सा आता है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये कहाँ पर है, बैंगलोर में। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहां पर है, ये है आपका भोपाल में। फिर आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये आपका है मुंबई में। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। सबसे ज्यादा दूध आपको कहाँ मिलता है, पंजाब हरियाणा की साइड मिलता है, तो यहाँ पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिल जाएगा, करनाल में मिल जाएगा। फिर आपके पास में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, आपको कॉटन कहाँ पर मिलती है, गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में मिलती है, तो यहाँ पर आपको ये मिलता है नागपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो आपका लोकेटेड नहीं है, कहाँ लोकेटेड नहीं है, दिल्ली में लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आंसर क्या होगा, इनमें से आपका आंसर है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा अगर दिल्ली में नहीं है तो कहां पर है, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास में। ठीक है, तो इसे किसने बनवाया था, यहाँ पर अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1601 में बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी एक अलग से सिटी बनवाई थी आगरा के पास में, और यहाँ पर ये किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, इतना याद कर लोगे। चलो आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो इसमें अक्सर हमारी डिबेट भी बहुत चलती है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के, कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, राइट। तो यहाँ पर 4 हमारे पास में कंट्रीज है। अच्छा, क्या फायदा होता है परमानेंट मेंबर बनने का, वीटो पावर मिल जाती है, जिसमें कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, वीटो पावर है आपके पास, पूरा का पूरा रेजोल्यूशन एक बार में आप यहाँ पर मना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूएनएससी के हेडक्वार्टर की, तो यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएनएससी का आपका हेडक्वार्टर मिल जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो हमारे पास में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, जिसमें से आपके पास आता है यूएनएससी। ठीक है, और यहाँ पर यूएनएससी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि यूएनएससी जो है वो यहाँ पर कौन से ईयर में आया था। तो यूएनएससी आपका आया था ईयर, रुको एक टेबल अलग से बना ले क्या, 1945 में आया था, फाउंडिंग था। ठीक है, जैसे यूएन आया था, यूएन भी आपका 1945 में आया था, यूएनएससी भी। इसके अलावा ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है, यूएस में, अमेरिका में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 10 और मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 तो परमानेंट रहते हैं और 10 जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के टर्म के लिए। अभी पिछले टाइम में इंडिया था, इस बार यहाँ पर पाकिस्तान इसका मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, अच्छा वोटिंग की यहाँ पर आपकी अगर बात की जाए तो 15 में से 9 वोट जो है वो चाहिए होती हैं, ताकि आप एक रेजोल्यूशन पास कर पाओ और वीटो पावर यूज कर सकती हैं ये 5 कंट्रीज। ठीक है, चलो अब आती है बात यहाँ पर रजत रागिनी। रजत रागिनी के आपसे पूछ रहे हैं कि आपके इसके ऑथर कौन है। तो कौन है इसके ऑथर, किसने लिखी है ये बुक, ये लिखी है कल्हाना ने। किसने लिखी है,
कलहाना। रजत रागिनी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये संस्कृत में लिखी गई है और ये आपकी कश्मीर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो 8 तरंग है यहाँ पर, 8 वेव्स के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये एंशियंट टाइम्स में जो हमारे कश्मीर के किंग्स थे उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, राइट। चलो, इंडिया की फर्स्ट बुक मानी जाती है ये एक तरीके से। इसके अलावा 3 और ऑथर्स थे जिन्होंने इसे कंप्लीट किया था कलहाना के बाद में, जोना राजा, शिरवारा और प्रज्ञा भट्टा, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से कुछ और राजा भी इसके हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं महारत्न, महारत्ना में हमारे पास में अभी कौन कौन सी कंपनीज हैं? देखो यहाँ पर जो आपको आंसर दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, 3 और ऑप्शन दे रखे होंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है, एक तो वो हमारे पास महारत्ना है। तो महारत्ना होता क्या है? जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट की जो हमारे पास कंपनीज होती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें हाईएस्ट स्टेटस रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको महारत्ना कंपनी खुद को डिफाइन करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए? वो यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितने टाइम के लिए? यहाँ पर एटलीस्ट 3 साल के लिए। और नेटवर्थ जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए एवरेज? ये होनी चाहिए 15,000 करोड़। इसके अलावा एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो आपका कितना रहना चाहिए? एवरेज नेट प्रॉफिट आपका एटलीस्ट यहाँ पर कितना होगा? ये होगा आपका 5,000 करोड़, ठीक है। अब कुछ कंपनीज कौन कौन सी हैं हमारे पास में? तो BHEL, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, सेल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और यहाँ पर REC लिमिटेड। इसके अलावा एक और है, कौन सी है? कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब हमारे पास क्या है? महारत्ना कंपनीज हो जाती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं उबंटू के बारे में कि उबंटू जो है वो आपका क्या है। तो जिन लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू लैपटॉप मिले होंगे उनको पता होगा कि उनके पास में विंडोज नहीं थी, क्या था? उबंटू था। तो उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है जो किसके ऊपर बेस्ड है? लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड है। लाइनेक्स कैसा है? एक ओपन सोर्स नेटवर्क वो है। ओपन सोर्स मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी पैसा नहीं पे करना है, ओपनली आपको अवेलेबल है और कुछ भी चेंजेस आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो उसमें तो वो भी आपके लिए अलाउड होते हैं, ठीक है। उबंटू एक यहाँ पर यूके बेस्ड कंपनी थी, कैनोनिकल उन्होंने बनाया था, ठीक है। लाइनेक्स के ऊपर है ये। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है इसके अलावा, पहला जो इसका वर्जन आया था वो कब आया था? 2004 में, अक्टूबर 2004 में इसका वर्जन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बिमस्टेक के बारे में। तो आपसे पूछा है कि बिमस्टेक जो है इनमें से कौन सी कंट्री उसका मेंबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इसके मेंबर्स कौन हैं। तो इसके मेंबर हैं आपके बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव्स जो है वो इसका मेंबर नहीं होगा। कब बिमस्टेक कब आया था? ये आया था आपका जून 1997 में। बिमस्टेक का फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो बिम बी किसके लिए है यहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज आ रही हैं उन्हें हम लेकर चलेंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है बिमस्टेक। कब आया था? जून 1997 में। एक और बार कंट्री रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से इसकी कंट्रीज आ गई। तो टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर, इन सब के बारे में ये बात कर रहा होता है। अच्छा, अगर इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है आपका ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर है, यहाँ वो है आपका ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरस से होती है। ठीक है, तो जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 एक वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, दोबारा से कोविड-19 वापस आ गया, याद रखना, सार्स-CoV-2। ठीक है, और कौन कौन सी है हमारे पास में, इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। ठीक है, HIV एड्स, तो ये हमारे पास में जो है ये भी आपकी एक वायरस बेस्ड डिसीज है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो ये भी आपके लिए वायरस है। डेंगू फीवर आपको होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस। ठीक है, इसके बाद में मिज़ेलिस होता है, मिज़ेलिस वायरस से। पोलियो वायरस से। रेबीज होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन काट लेता है जब रेबीज होता है आपको, इबोला वायरस, जीका वायरस आपने सुना था, बहुत फेमस हो गया था एक टाइम तक, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के सर बड़े बड़े हो रहे थे इससे। हर्पीस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ वायरसेस हो जाते हैं। राइट, चलो, चिकन पॉक्स किससे हो रहा है, वेरिसिला जोस्टर वायरस से आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉम जो है, ठीक है, मॉम इसरो का आपका एक मिशन था, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो 2013 में मॉम आया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, लॉन्च किसने किया है, इसरो ने किया था। और इससे अगर लॉन्च करने के बारे में बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया था इसे लॉन्च करने के लिए, और 4th स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड, जो कि मार्स की ऑर्बिट में पहुंचे थे। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स मिशन था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। ठीक है, लॉन्च व्हीकल कौन सा हमने यूज किया था मॉम के लिए, ये भी आपके पास आ जाता है, तो PSLV एक्सेल। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंसर्शन डेट था वो सितंबर 24, 2014 था। टोटल कॉस्ट यहाँ पर 450 करोड़ रुपए की लग गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ किसके बारे में बात की हमने अभी, मॉम के बारे में बात की। और हमारे पास इंपॉर्टेंट इसरो के कौन कौन से मिशन हैं, चंद्रयान के बारे में पता है आप लोगों को, तो यहाँ पर चंद्रयान मिशन हमारे पास कितने फेल हो चुके हैं और कितने पास हो चुके हैं। चंद्रयान 1 जो था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ल्यूनर मिशन था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मून पर प्रेजेंट हैं। इसके बाद में चंद्रयान 2 आया था 2019 में। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पर ल्यूनर सरफेस को पढ़ा गया था। फिर हमारे पास में गगनयान मिशन, तो ये इंडिया का पहला फर्स्ट मैन्ड स्पेस होगा जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा। कौन सा है, गगनयान मिशन, याद कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये गगनयान मिशन, अक्सर न्यूज में भी आता रहता है। इसके अलावा नेविक याद कर लेना, इंडिया की रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी ये न्यूज में काफी रहता है, तो क्वेश्चन भी इस पर आने के चांसेस है। ऑल्सो इंडिया के लिए काफी बड़ा मिशन हो जाएगा। तो ये ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट मिशन है, जो कि यहाँ पर लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज कर रहे हैं इसके लिए, लॉन्च व्हीकल आपका रहेगा GSLV MK3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, टारगेट ऑर्बिट इसकी 300 किलोमीटर अबव अर्थ रहेगी। अब ये यहाँ पर हमने प्लान किया था 2022 के लिए, लेकिन अब ये 2024-25 में लॉन्च होने की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्या, गगनयान मिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गगनयान मिशन में हमारे पास में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अच्छा, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी मानी जा रही है, 550 करोड़ रुपए की इसकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट मानी जा रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आया है इसके बारे में, तो यहाँ पर शुभम शुक्ला है। ठीक है, शुभम शुक्ला जो है
वो आपको इसके बहुत बड़े हिस्से में थे। बेसिकली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और इन्हें बोला गया था कि ये जो है अपने 3 और दूसरे क्रू मेंबर्स, 4 टोटल क्रू मेंबर्स को भेजा जा रहा है गगनयान मिशन के थ्रू, तो इनको यहाँ पर कोविड हो गया है। ठीक है, तो कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, याद रखना है इसको। और ये जो हमारा गगनयान मिशन है ये किस किस के साथ में आ रहा है? जॉइंट मिशन बेसिकली हमारा जो है ये आपका एक्सियोम मिशन के बाद में आएगा। एक्सियोम मिशन अभी न्यूज में चल रहा है, इसको भी याद कर लो। तो ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसीए, ठीक है, और इसरो, तीनों का बेसिकली एक साथ में पहला क्या है? एक साथ में मिशन है। ठीक है, और यहाँ पर कौन ट्रैवल कर रहा है? फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, जो कि आपका यहाँ पर ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर हमारी सुनीता विलियम्स जो थी अभी फंस गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास में, ठीक है, बैटल्स हुए थे पानीपत के, उसमें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो वो कौन से ईयर में हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? 1556 में। पहला बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, अप्रैल 21, 1526 में। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ आपका नवंबर 5, 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। तो ईयर्स याद रख लेना, कौन से हैं? 1526, 1556 एंड यहाँ पर 1761। पहला किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा हुआ मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे, यूएन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है, ठीक है, इसका थीम क्या था 2020 में? अब आपके लिए कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है? आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 वाला। ठीक है, तो ये कब मनाया जाएगा? आपका 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहेगी? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। इसकी थीम यहाँ पर रहेगी एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। और कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है इस साल? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जून 5, 2025 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जून 5, 2025 में साउथ कोरिया जो है वो होस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हेग में आपका इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? नीदरलैंड्स। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये यूएन की जस्टिस बॉडी है। जैसे हमारे खुद के कोर्ट्स होते हैं वैसे ही यूएन का यहाँ पर ये एक कोर्ट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ लेते हैं हम? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स। तो सबसे पहले अभी हमने किसका देख लिया है? यूएनएससी का देख लिया था। यूएन का भी हमें पता है, फिर न्यूयॉर्क सिटी में था। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी क्या है? कैपिटल है अमेरिका की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेन आपका वॉशिंगटन डीसी में आ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में आएगा। देखो, अगर कोई नहीं समझ में आ रहा कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर वर्ल्ड आगे लिखा हुआ है और आपको जेनेवा जो है GENEVA जेनेवा अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो वो मार्क कर देना। 95% सही होगा। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे हैं जिनका बेसिकली हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है और उसके आगे वर्ल्ड आता है, इसीलिए याद रख लेना। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेग नीदरलैंड में। किसकी बॉडी है ये? यहाँ पर यूएन की बॉडी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेन जेनेवा में है, जैसा मैंने बताया था। यूनेस्को,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वेना ऑस्ट्रिया में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स में है। ओपीईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वेना में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस अगेन इसका भी आपका हेग में ही है। तो आईसीजे और आईसीसी दोनों का ही यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, नीदरलैंड्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जेनेवा में हमारे पास में किस किस के ऑर्गेनाइजेशन के आ रहे हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड ऑफिस एट जेनेवा और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इन सबका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिल रहा है, जेनेवा में मिल जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं खालसा पंथ जो है, ठीक है, खालसा पंथ यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन से गुरुजी ने स्टैब्लिश किया था, कौन से गुरु ने किया था, तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह आपको पता है इनके बहुत सारे यहाँ पर वो भी थे दोहे जो कि फेमस रहते थे, तो खालसा पंथ इन्होंने स्टैब्लिश किया था। कब इनका बर्थ हुआ था, दिसंबर 166 में। डेथ हुई थी इनकी अक्टूबर 7 1708 में। और ये कौन से नंबर के गुरु थे, 10th नंबर के। ठीक है, खालसा इन्होंने कब फाउंड किया था, 1699 में। इसके अलावा इन्होंने 5 के निकाले थे, केश, कंघा, कड़ा, कचेरा और किरपन। ठीक है, अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। तो यहाँ पर जो सरदार लोगों को बोला जाता है कि आपको ये 5 चीजें तो रखनी ही रखनी है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, सिख लोग अपने बाल नहीं कटवाते हैं। ठीक है, एक कड़ा हमेशा पहनकर रखते हैं, एक यहाँ पर किरपन हमेशा उनके पास में होती है। तो यहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि एक छोटी सी तलवार जैसी उनके पास में हमेशा रहती है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है कि कितनी है, कितनी है, 552 मेंबर्स यहाँ पर मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ रहती है। जिसमें से अगर हम बात करें करेंटली हमारे पास में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 2 हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, 545। ये 2 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, एंग्लो कम्युनिटी, जो अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए थे, उनमें से कुछ अंग्रेज इंडिया में ही रहना चाहते थे, इंडिया को ही अपना देश मान लिया, तो ये होती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, टर्म कितना होता है, 5 साल का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, इलेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन आपके हो रहे होते हैं, एक स्पीकर होते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। करेंटली कौन स्पीकर है, ओम बिरला साहब जो है वो स्पीकर हैं हमारे। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ पर है इसका, ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान जो लोग गए होंगे उन्होंने इसको देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की, उसमें ये कौन सा एक स्टेट नहीं है, तो सिक्किम जो है, ठीक है, सिक्किम आपका इसके अंदर नहीं आता है। तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आपके, सबसे पहले आपको कौन सा याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आसाम, देन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में 7 सिस्टर्स हैं इनकी। ठीक है, किसकी, हमारी नॉर्थ ईस्ट की। अच्छा, कैपिटल पता है किसी को, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल की कैपिटल क्या है, ईटानगर। असम की दिसपुर, असम की गुवाहाटी नहीं है, याद रखना, बहुत सारे लोग गुवाहाटी बोलते हैं असम की कैपिटल, असम की कैपिटल है दिसपुर। मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की ऐजवाल है, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की यहाँ पर अगरतला है। ठीक है, चलो इसके अलावा और आपको क्या पता होना चाहिए, देखो आपको पता है मणिपुर में आपको कौन सा लेक मिलता है, मणिपुर में आपको कौन सा लेक मिलता है पता है, यहाँ पर बहुत फेमस लेक है जिसके ऊपर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, लोकटक लेक। कौन सा लेक है, लोकटक लेक। ठीक है, ये कौन सा है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग बायोमास मिल जाता है देखने के लिए। और इसके अलावा ये यहाँ पर केबुल लमजाओ
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पर कौन सा हमारा, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है मणिपुर में? लोकटक लेक। और मणिपुर की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? मणिपुर की कैपिटल आपकी रहेगी इम्फाल। और असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं होती है, दिसपुर होती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास में अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज कर रहे होते हैं? तो क्या यूज करते हैं? मोल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक मोल जो होता है वो यहाँ पर, अवोगाड्रोस नंबर याद है किसी को? अवोगाड्रोस नंबर क्या होता था? 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो एक मोल में हमारे पास इतने एलिमेंट्स होते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सेरीकल्चर आपका सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उन्हें रेस किया जाता है किसके ऊपर? मलबेरी लीव्स के ऊपर, ठीक है। चलो अब हमारे पास में अदर टाइप ऑफ फार्मिंग्स कौन कौन सी होती हैं? देखो हॉर्टिकल्चर होती है, ठीक है, पिसिकल्चर होती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह की फार्मिंग्स रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो पिसिकल्चर क्या होता है? फिश फार्मिंग को बोलते हैं। जब हमें फिश फार्मिंग करनी है, फिश फार्मिंग, तो हमारे पास क्या होता है? पिसिकल्चर होता है। देन अगर मैं बात करूं हमारे हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है हमारे पास? हॉर्टिकल्चर में हम यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो वो सब हमारे किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। फिर आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसके लिए है? पोमोलॉजी है आपका फ्रूट्स के लिए। अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की, तो इसके लिए कौन सा होता है? ओलेरिकल्चर होता है, ठीक है। इसके बाद में फ्लोरिकल्चर होता है हमारा फ्लावर्स के लिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग तरह के यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम्स या फिर कल्चर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो मल्टी बैरल रॉक सीड सिस्टम था वो कौन सा था? तो डीआरडीओ ने इसको बनाया था पिनाका, ठीक है। तो पिनाका आपके किसके अंडर आता है? पिनाका आपका आता है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के अंडर। तो पिनाका डीआरडीओ जो है, ये बेसिकली पिनाका ने क्या किया था? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूज हो रहा था। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इसके लिए बस इतना ही याद कर लो, इतना ही काफी है, क्योंकि उस टाइम पर करंट अफेयर्स में था तो इसलिए पूछ लिया गया था। अभी कौन से चल रहे हैं वो आपको याद रखने होते हैं। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये विजया बैंक और देना बैंक इनके साथ में मर्ज हो गया था, बट ये तभी की न्यूज थी। अभी अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आपके पास में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आपको पता चल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हेडक्वार्टर आपका इसका वडोदरा में होगा, है ना, वडोदरा गुजरात में। इसके अलावा यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए आपको? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में आया था। तो 1908 में आया था। इसको कौन लेकर आया था? महाराजा स्वाई राजो गायकवाड़ जो है वो इसको लेकर आए थे, ठीक है। चलो बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो यहाँ पर यंगेस्ट प्रेसिडेंट थी हमारी नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर यंगेस्ट प्रेसिडेंट आपको पूछा गया था। प्रेसिडेंट रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। तो अभी करेंटली हमारे पास में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कैसे इलेक्शन होता है? ये आपका रहता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। करेंट प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th प्रेसिडेंट है, ये याद रखना। करेंटली जो प्रेसिडेंट है वो हमारी 15th नंबर की प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। और इन्होंने ऑफिस कब लिया था? बेसिकली इन्हें कब इलेक्ट किया गया था? 25 जुलाई 2022 से इनका स्टार्ट हुआ था टेन्योर। इसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, 53
आपकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात करते हैं, और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट है, और इन्होंने जो ऑफिस लिया था वो लिया था 25 जुलाई 2022 में। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है, वो यहाँ पर इन्हें इलेक्ट करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके टेन्योर कितना होता है, 5 साल का इनका टेन्योर रहता है। ठीक है। इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो 356 के, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो नेशनल प्रेसिडेंट फाइनेंशियल 352, 356 एंड 360। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी यहाँ पर 2 सिटीज हैं जिनके बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस रन हुई थी। तो यहाँ पर पहली जो हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में, बस इतना याद कर लेना। अब तो बहुत सारी वंदे भारत चलने लग गई है, तो इस पर क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो देखो 2020 में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर 2020 का आपसे पूछा गया है। हमें कौन सा याद करना है, हमें यहाँ पर 2024 का पता होना चाहिए कि 2024 वाला जो था वो आपका कब आया था, और यहाँ पर 2025 वाला कब हुआ था। ठीक है। तो 2025 वाला आपका रहेगा मई 4 से 15 में, जो कि अभी चल रहा था। ये हुआ था बिहार में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है बिहार में इस बारी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 28 स्पोर्ट्स को इन्होंने इंक्लूड करके चल रहे हैं। अगर बात करें 2024 की, तो 2024 वाला आपका जनवरी 31 को खत्म हो गया था, और ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। तो 2024 वाला तमिलनाडु में, 2025 वाला बिहार में आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं गोबी डेजर्ट के बारे में, कि गोबी डेजर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपसे कॉन्टिनेंट पूछा गया है। गोबी डेजर्ट जो है वो आपका नदर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया के बीच में आता है, मंगोलिया के बीच में। ठीक है। अगर हम बात करें एशिया के लार्जेस्ट डेजर्ट्स में आता है, और 5वें नंबर पर आता है वर्ल्ड के डेजर्ट्स में। कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ कहाँ है, चाइना, नदर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया के बीच में आता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आप देखोगे आपको बैक्टीरियन कैमल्स देखने के लिए मिलते हैं, स्नो लेपर्ड्स, गोबी बेयर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वाइल्ड डोंकीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। ठीक है। एक नए पेज पर कर लेते हैं, ये पेज हमारा फिल हो चुका है। तो सबसे पहले है एंटार्क्टिक, जो कि आपको पता है कोल्ड डेजर्ट है और साउथ पोल में मिल जाएगा। फिर आता है आर्कटिक, आर्कटिक भी अगेन आपका कोल्ड डेजर्ट रहता है। सहारा, सहारा कहाँ पर है, सहारा आपका अफ्रीका में है। ठीक है। तो नॉर्थ अफ्रीका में होता है सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनेशिया। बेसिकली अगर हम बात करें ये 3rd नंबर का लार्जेस्ट डेजर्ट है। फिर आता है अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट आपका अगेन कहाँ पर होगा, अरेबिया, मिडिल ईस्ट के अंडर है। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इराक, इनमें आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में गोबी डेजर्ट, जैसे मैंने बताया चाइना और मंगोलिया के बीच में है। फिर आता है कालाहारी डेजर्ट। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से 2 ऐसे डेजर्ट्स हैं जो अफ्रीका में आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, सहारा और कालाहारी। कालाहारी है आपका साउथ में, और सहारा है आपका नॉर्थ में। ठीक है। फिर आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया में। फिर आता है पेंटागोनियन, जो कि आपका है अर्जेंटीना में। थार डेजर्ट आपको पता ही है, यहाँ पर गुजरात के पास आता है। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो हमने अभी कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर फ्रीडम जो है मेरा बर्थ राइट है एंड आई शेल हैव इट, ये किसने बोला है। तो यहाँ पर ये बोला है आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल, पाल, लाल 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि हमारा 3 का ट्रायो बनता है, और स्वदेशी मूवमेंट में इनका हिस्सा था। तो सबसे पहले लाल में कौन है, लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय ने कौन सा बैंक स्टार्ट किया था, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। इनको हम पंजाब केसरी भी बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है इनको गांधी जी ने क्या बोला था,
गांधी जी ने इनको यहाँ पर अपना गुरु माना था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। फिर आते हैं बिपिन चंद्रपाल, तो ये थे फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, ठीक है। तो बाल पाल लाल, 3 लोगों का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड, अलग अलग एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता रहता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। किसके अंडर आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट हुई थी। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए थी। तो यहाँ पर कौन इस अकाउंट को खोल सकता है? जो भी लड़कियां यहाँ पर 10 साल से कम एज की हैं उनके लिए अकाउंट उनके पेरेंट्स खोल सकते हैं, और एक बच्चे के लिए यहाँ पर केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही आप इसे खोल सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 250 रुपए पर साल यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट है। मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट कर सकते हो। ड्यूरेशन जो है आपकी वो 15 साल तक रहती है, और मैच्योर कब होगा? जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड। तो उस टाइम पर क्या हुआ था? सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की जो एंट्री है वो स्टार्ट कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा ये टेम्पल नहीं है, बट ऑफकोर्स आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? केरला में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट टेम्पल है। सबसे पहले केदारनाथ टेम्पल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, उत्तराखंड में है। फिर आपका बद्रीनाथ टेम्पल भी आपका उत्तराखंड में है। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में है। सोमनाथ टेम्पल आपका गुजरात में है। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में है। काशी विश्वनाथ आपका वाराणसी में है। रामानाथ स्वामी आपका रामेश्वरम में है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल आपका मदुराई में है। बृद्धेश्वर टेम्पल आपका तंजावुर में है। जगन्नाथ टेम्पल आपको मैंने पहले भी बताया था पुरी में है। कोणार्क सन टेम्पल अगेन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपका ओडिशा में है। कामाख्या टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका गुवाहाटी में है। कामाख्या टेम्पल के ऊपर एक वो भी लगता है, मेला भी लगता है, ठीक है। इसके बाद में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में है, और महाकालेश्वर टेम्पल आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ओके। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है जनपीठ अवार्ड की, कि जनपीठ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था 2019 में। अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा जनपीठ अवार्ड के बारे में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे जनपीठ अवार्ड के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये किसके नाम पर दिया जाता है। तो 58 उसमें, ठीक है, प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया था संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, ठीक है। तो इनको ये वाला टाइम आपका क्या मिला था? 2025 के लिए अवार्ड मिला था, ओके। चलो फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से दांडी के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट मार्च हुआ है, सॉल्ट मार्च से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सूरत के पास में एक छोटा सा टाउन है नवसारी, ठीक है। तो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो नवसारी में ये यहाँ पर हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए टाटा की ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है, एज यहाँ पर जो जमशेदजी टाटा है उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो आपका जो सॉल्ट मार्च है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट 12 मार्च 1930 में। एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल को हो गया था। कितने किलोमीटर चले थे गांधी जी? 240 किलोमीटर यहाँ पर चले थे, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में क्या स्टार्ट हो गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर सपोर्टर्स कौन कौन थे गांधी जी के? तो सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचार्य और बहुत सारे इनके अलावा वॉलेंटियर्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाली जोजिला पास जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन है कि जोजिला पास जो है वो आपकी किसको कनेक्ट कर रही है? श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कर रही है, राइट। चलो
लेह कहाँ पर है? लद्दाख में ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और ये किससे कनेक्ट कर रही है? नेशनल हाईवे 1 के साथ में कनेक्ट कर रही है। जोजिला टनल जो है वो भी इंडिया का बन चुका है ऑलरेडी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कौन से स्टेट में है? तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपको सभी पता होने चाहिए जो इंडिया में प्रेजेंट है, स्पेशली जो अभी वार का सीजन हुआ था तो उसमें तो ये और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, कुंडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में और कौन सा है? मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात में है काकरपार, ठीक है। फिर राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। उत्तर प्रदेश में है नरौरा, ठीक है। नरौरा यहाँ पर बुलंदशहर के पास में एक छोटा टाउन है। कर्नाटका में काइगा है। हरियाणा में गोरखपुर है। फिर मध्य प्रदेश में आपका चुटका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। वेस्ट बंगाल में आपका हरिपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और आंध्र में आपको मिलेगा कोवड्डा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एक और बार बोल देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले है आपका तमिलनाडु में कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन और मद्रास। फिर महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है। राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर। उत्तर प्रदेश में नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका में काइगा जनरेटिंग स्टेशन है। हरियाणा में गोरखपुर हरियाणा, ठीक है, अणु विद्युत परियोजना ये प्रपोज्ड है। ये आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश में है चुटका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि अगेन प्रपोज्ड है। वेस्ट बंगाल में हरिपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगेन प्रपोज्ड है और आंध्र प्रदेश में कोवर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहेगा। अगर यहाँ पर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना, ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।